चलो हम लोग शुरू करते हैं धातु का निष्कर्षण। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। इसका नोट्स ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, तो जिसको इसको नहीं आया है जो लिख लेना। ये चीज समझ में आ गया कि धातु का निष्कर्षण किसको कहते हैं। अयस्क से वैज्ञानिक, सिद्धांतिक और सरलतम और सस्ती प्रक्रिया द्वारा जो शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, या पूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु का निष्कर्षण। नोट्स में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो प्रक्रिया है वो ये है पूरा। तुमको कोई सा भी धातु का निष्कर्षण किसी भी रूप का पढ़ोगे, किसी भी धातु का, लोहा का है, एल्युमिनियम का या कॉपर का, ये तीन मुख्य है जिसमें लोहा और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पढ़ना होता है। एग्जाम में या तो लोहा या तो एल्युमिनियम आएगा, और उसके अंदर का ये सारा प्रक्रिया है कि खनिज से, अयस्क से लेके शुद्ध धातु तक प्राप्त करने का जो ये पूरा प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया अलग अलग धातु के निष्कर्षण में उपयोग होता है। ठीक है, अलग अलग धातु का जो अयस्क है वो भी अलग अलग होता है। तो जैसे सबसे पहला प्रक्रिया हम लोग क्या करते हैं, जमीन खोदते हैं, और जमीन खोद के हमको क्या मिलता है, खनिज, और उस खनिज से हम सरल रूप से क्या प्राप्त कर लेंगे, अयस्क। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो तुम्हारा अयस्क है, उस अयस्क को पहले क्या किया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रशिंग। पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, वो तो पत्थर होता है, तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या करेंगे, हम खनिज को निकालेंगे, खनिज से अयस्क निकाल के उसको क्या करेंगे, पहले चूर कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। उसके बाद उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण किसे कहते हैं, सामान्य रूप में अयस्क को क्या करते हैं हम लोग, शुद्ध करते हैं। अयस्क में जो गंदगी वगैरह होता है उसको शुद्ध करते हैं। तो हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं करते, मतलब उससे धातु नहीं मिलेगा, सिर्फ अयस्क जैसे निकाले तो उसमें हो सकता है प्लास्टिक हो, ठीक है, लोहा लगा हुआ है, लैट्रिन लगा हुआ है, बहुत सारा चीज गंदगी उसमें लगा रहता है, जमीन के अंदर कीड़ा मकोड़ा, बहुत सारा चीज। पहले मतलब उन सब चीजों को सफाई करना है, और अनवांटेड धातु भी उसमें सटा होता है, उसको भी हटाना है। तो अयस्क हुआ क्या, वैसा खनिज जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है, वह खनिज क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो अब अयस्क को शुद्ध करना है, तो उसके लिए 3-4 विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फेन उत्प्लावन विधि। अगर हमको सल्फाइड अयस्क मिल गया, जैसे आयरन ही निकालना है, लोहा निकालना है, लोहा का एक अयस्क होता है Fe(S). ठीक है, अब मान लो कहीं पे हमको Fe(S) मिल गया कहीं से, तो हमको पहले सल्फाइड अयस्क, पहले उसको क्या करना होगा, साफ करना होगा। उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि का। इससे धातु नहीं मिल रहा, इससे अयस्क ही मिलेगा, लेकिन शुद्ध रूप में मिलेगा, उससे गंदगी वगैरह हट जाएगा। एक चुंबकीय पृथक्करण विधि है, जिसमें मान लो कि हम लोहा का अयस्क है या एल्युमिनियम का अयस्क निकाल रहे हैं, उसमें लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्या होता है कि वो लोहा का जो अनवांटेड टुकड़ा है बेकार सा, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ, चुंबकीय विधि द्वारा चुंबक क्या करेगा, लोहा को खींच लेगा। और बहुत सारा चीजों में हाथ से उसको चुन दिया जाता है, या फिर किसी मतलब तेज हवा का झोंका देके जो प्लास्टिक वगैरह निकलने का है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि सांद्रण से धातु प्राप्त नहीं होता है, क्या प्राप्त होता है, अयस्क ही प्राप्त होता है, लेकिन साफ सुथरा। बात समझ रहे हो ना। उसके बाद है अयस्क का धातु ऑक्साइड में हम लोग क्या करते हैं, उसको परिवर्तन कर देते हैं। इसी पे पढ़ेंगे हम लोग। दो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भर्जन और निस्तापन। भर्जन और निस्तापन बहुत वीवीआई है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर से। भर्जन किसे कहते हैं, जो वायु की उपस्थिति में हो, और जो निस्तापन किसे कहते हैं, जो वायु की अनुपस्थिति में हो या जिसकी मात्रा कम हो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से समझ में आया, हम क्या किए, पहले उसको खनिज से अयस्क ले लिए, उसके बाद उसको चूर दिए, उसके बाद उसमें जो अनवांटेड चीज है उसको निकाल लिए, सांद्रण हो गया। सांद्रण में ये 3 प्रक्रिया, तुमको कुछ भी पूछ सकता है 2 नंबर में कि फेन उत्प्लावन विधि का वर्णन करें या समझाएं, फेन उत्प्लावन विधि किसे कहते हैं। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से यही सब चीज छोटा छोटा चीज पढ़ना होता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया किसी भी धातु के निष्कर्षण में इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो अयस्क का धातु में ऑक्साइड में पहले हम लोग परिवर्तन कर देंगे, जो अयस्क लिए हैं उसका ऑक्साइड में बदल देंगे। ऑक्साइड में बदलेंगे मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया दो पद्धति में होता है, एक भर्जन द्वारा, एक निस्तापन द्वारा। वो निर्भर करता है कि तुम्हारा धातु कौन सा है और किसका अयस्क है। ठीक है, उसके बाद है
जो हमको ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे हमको Fe2O3 मिल गया या FeO मिल गया या ZnO मिल गया या COO मिल गया या Al2O3 मिल गया, ऑक्साइड रूप में आ गया। अब इस ऑक्साइड रूप में से ऑक्सीजन को निकालना होगा तब ना हमको धातु मिलेगा। कॉमन सेंस का बात है, Al2O3 से हम ऑक्सीजन हटा देंगे तब तो हमको एल्युमिनियम मिलेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण। तो सबको पता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अवकरण। ये पूरा टेक्निकल चीज है लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा माथा भी नहीं लगाना है और बहुत कम माथा भी नहीं लगाना है, मतलब सिर्फ इसमें सिंपल सा है, लॉजिक जैसा सुनते रहो। उसके बाद है कि धातु ऑक्साइड से धातु का प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कार्बन की उपस्थिति में हम अपकरण कराते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि धातु के निष्कर्षण विधि में धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए हम किस तत्व के द्वारा अपकरण कराते हैं? किसके द्वारा? कार्बन द्वारा। अधिकतर केस में 90% केस में हमको कार्बन डालना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो स्टेप याद हुआ, सांद्रण तक आए, हम शुद्ध बोल रहे हैं, धातु ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? अवकरण कर रहे हैं, उससे धातु प्राप्त हो गया। लेकिन ये धातु अभी शुद्ध नहीं है, ये धातु प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये धातु प्राप्त, जैसे घर में तुम लोग वो धान से चावल तक आते हो ना, तो एक चावल पहले मिलता है जिसको खुद्दी बोलते हैं, जिसको खाया नहीं जा सकता, लेकिन वो चावल है, उसको भूंज के वहां से मुरी उरी जो निकलना होता है वहां से निकल जाता है जो भी। अब उसके बाद एक अन्य प्रक्रिया है, उसको भिगाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर नरिश किया जाता है। नहीं तुम लोग से संभव होता है तो उसको बेच दिया जाता है किसी बड़ी फैक्ट्री को, मान लो कि यहाँ DM चौधरी को बेच दिए हम लोग, नहीं फ्लावर मिल को, वो लोग उसको साफ सुथरा करके उससे शुद्ध आटा निकाला या जो भी अपना चावल निकालना हो। तो ये हुआ, हमको चावल मिला लेकिन शुद्ध रूप में अभी तक खाने योग्य नहीं मिला। उसी तरह से यहाँ धातु तो मिल जाता है, धातु का निष्कर्षण हो गया, धातु का निष्कर्षण मतलब धातु प्राप्त हो गया है, लेकिन ये अभी उपयोगी नहीं है। तो कुछ कुछ चीज यहाँ से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन सारा चीज इससे नहीं बनता। तो होता क्या है, तो हमको क्या करना होगा? जो धातु प्राप्त हुआ है उस धातु का शुद्धिकरण करना होगा। क्या करना होगा? शुद्धिकरण। उसको शुद्धिकरण यानी कि उसको साफ सुथरा एकदम प्योर बनाना होगा। तो उसके लिए ये कुछ प्रक्रिया है, विद्युतीय विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। ये मेनली हम लोग एल्युमिनियम के लिए करते हैं। मोंड विधि होता है, ठीक है, वाष्पन विधि है, ठीक है, वाष्पन विधि, मोंड विधि, ये सब बहुत महंगे धातु के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे वहां पे एक होता है वेन आर्कल विधि भी है, ठीक है, ये वाष्पन विधि का एक भाग होता है वेन आर्कल विधि, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो इन सभी विधियों में से किसी एक विधि का उपयोग किया जाता है उसके धातु को शुद्ध करने में, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? 99.9% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और ये जो शुद्ध धातु प्राप्त होता है इसी का हम लोग अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोग इसको टुकड़े में पढ़ेंगे कि फेन उत्प्लावन क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण क्या है, विद्युतीय क्या होता है, मोंड विधि क्या है, वेन आर्कल विधि क्या है, ये सब पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे कि किस धातु के लिए कौन सा विधि उपयोगी है। अब उसके बाद तुमसे पूछेगा 5 नंबर का क्वेश्चन कि धातु लोहे के निष्कर्षण विधि को लिखे, क्या लिखना है? सब कुछ तो पहले पढ़ा हुआ है ही, तुमको पता है कि ये करना है, ये लिखना है, और सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि लिख देना है थोड़ा सा। उसके बाद धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने का रिएक्शन लिख देंगे, फिर अवकरण करा देंगे, फिर जो शुद्ध धातु मिलेगा लोहा मिल जाएगा, और फिर लोहा का हम लोग क्या करते हैं? उसका शुद्धिकरण कर देते हैं और हमको शुद्ध धातु लोहा मिल जाता है। मतलब अगर ये चीज समझ में आ गया तो जो 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है उसको अपनी भाषा में आराम से लिख दोगे, उसको रटने का कोई जरूरत नहीं। तो 2 मुख्य इसमें हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं हम लोग लोहे का निष्कर्षण, एक एल्युमिनियम का निष्कर्षण। कभी भी एग्जाम में जब भी पूछेगा लोहे का ही पूछेगा पूरा या कॉपर का, लेकिन एल्युमिनियम का आज तक टोटल नहीं पूछा है। उसको टुकड़ों में पूछता है कि एल्युमिनियम की निक्षालन विधि से क्या समझते हैं, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन लोहा का जब भी निष्कर्षण पूछता है तो उसमें पूरा ही पूछेगा कि लोहे का निष्कर्षण विधि लिखें। कॉपर में भी 2 भागों में बांट देता है, या तो कहेगा कॉपर की निष्कर्षण विधि लिखें, लेकिन कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। या तो सीधा कहेगा
बेसमरीकरण विधि क्या है? तो बेसमरीकरण बोलते हैं कि कॉपर अयस्क से कॉपर निकालने की प्रक्रिया। तो वो 5-6 लाइन का है बस। मतलब कहा जाता है इसमें टुकड़ों में क्वेश्चन ज्यादा बनता है, जैसे भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि किसे कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, मॉन्ड विधि को लिखे। बस इसे छोटा छोटा 5-6 को क्वेश्चन है और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मुख्य रूप से बनता है कौन सा? लोहे का निष्कर्षण। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग अगली क्लास से इसको हम शुरू करेंगे। पहला मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पहले फेन उत्प्लावन पढ़ेंगे, फिर चुंबकीय पृथक्करण पढ़ेंगे, फिर ये शुद्धिकरण पढ़ेंगे, फिर उसका 2 गो लॉन्ग टाइप करेंगे। ठीक है, अगर ये सब कंप्लीट हो गया ना तो लॉन्ग टाइप अपने से भी कर लेंगे। ठीक है, रहने दो आदमी।